हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो हम पिछले दो वीडियो से लोकेलिटी फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज है थर्ड पार्ट ऑफ लोकेलिटी फैक्टर्स, मेनली क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने लाइट जो क्लाइमेटिक फैक्टर है उसके बारे में डिस्कस किया। सेकंड वीडियो में हीट एंड टेम्परेचर इसके बारे में हमने डिस्कस किया। एंड आज है क्लाइमेटिक फैक्टर्स का लास्ट पार्ट, मॉइस्चर एंड विंड, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम टोपोग्राफिक फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज है मॉइस्चर एंड विंड जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है। तो मॉइस्चर क्या है? मॉइस्चर रिमेन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड इन सॉइल। तो मॉइस्चर कहाँ पे रहता है? एटमॉस्फेयर पे रहता है एंड सॉइल पे रहता है। सोर्स ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द प्लांट। तो मॉइस्चर का जो सोर्स है एटमॉस्फेयर में वो मेनली प्लांट जो ट्रांसपिरेशन करता है उसके द्वारा ही मॉइस्चर एटमॉस्फेयर पे जाता है। एंड इवापोरेशन फ्रॉम वेरियस लैंड सरफेस, सी, लेक, रिवर। तो जो सब इवापोरेशन भी होता है सनलाइट के वजह से, जब बहुत ज्यादा हीट हो जाता है तब इवापोरेशन होता है, तो उसके द्वारा भी मॉइस्चर एटमॉस्फेयर पे जाता है। तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर कंटेंट है उसका मेन सोर्स क्या क्या है? एक है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट एंड इवापोरेशन। ठीक है, ये दो सोर्सेस से मॉइस्चर जाता है एटमॉस्फेयर में। तो मॉइस्चर कहाँ पे रहता है? एटमॉस्फेयर एंड सॉइल। वेपर फ्रॉम वेरियस सरफेस राइजेस इन द एटमॉस्फेयर एंड गेट कंडेंस्ड इनटू वाटर। तो जो सब इवापोरेशन होता है, वेपर जो सरफेस से जाता है एटमॉस्फेयर पे, वो लास्ट में कंडेंस होके वाटर में उसका फॉर्म होता है एंड वो एज ए रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल, इन सब के फॉर्म में क्लाउड से ग्राउंड में आता है। तो जैसे रेनफॉल होता है वही है। तो इवापोरेट होने के बाद जो इवापोरेशन का वेपर जो है वो जाता है एटमॉस्फेयर में एंड वहां पे जाके वो कंडेंस्ड होता है एंड वाटर फॉर्म करता है। एज ए वाटर जब वो नीचे गिरता है तो वो होता है रेनफॉल, एंड जब स्नो, हेल इसके फॉर्म में गिरता है तब वो स्नोफॉल एंड हेल, ये सब अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। प्लांट रिसीव वाटर फ्रॉम सॉइल एंड इवापोरेट थ्रू देयर लीफ। तो प्लांट सॉइल से वाटर लेता है एंड इवापोरेट करता है लीफ के द्वारा। जो इवापोरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, वो करता है लीफ के द्वारा एंड लेता है कहाँ से? सॉइल से। रेट ऑफ इवापोरेशन इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर। तो इवापोरेशन कितना होगा उसका रेट रिलेट होता है टेम्परेचर के साथ। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इवापोरेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होता है तो इवापोरेशन कम होगा। द हायर द टेम्परेचर द हायर विल बी रेट ऑफ इवापोरेशन। हमने अभी यही कहा कि टेम्परेचर अगर हाई होता है तो इवापोरेशन हाई होगा, टेम्परेचर अगर लो होता है तो इवापोरेशन लो होगा। सो इवापोरेशन इज मोर रैपिड इन समर देन इन विंटर। तो इसकी वजह से समर में ज्यादा इवापोरेशन होता है क्योंकि समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है एंड विंटर में कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम होता है, तो इसलिए तब इवापोरेशन कम होता है। एंड वैसे डे एंड नाइट में अगर देखा जाए तो डे में ज्यादा होता है इवापोरेशन एंड नाइट में कम होता है, क्योंकि नाइट में सनलाइट नहीं होता है एंड टेम्परेचर कम होता है एंड डे टाइम में टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए डे टाइम में ज्यादा करके इवापोरेशन होता है। तो ये गया टोटल मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर मेनली एटमोस्फियर में है एंड सॉइल में है। एटमॉस्फेयर एंड सॉइल। प्लांट सॉइल से मॉइस्चर लेता है एंड इवेपोरेट करता है कहां से? जो उसका जो लीफ है, लीफ के द्वारा इवेपोरेट करता है। इवेपोरेशन का रेट सनलाइट एंड टेम्परेचर इसके द्वारा इसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगा। इसलिए समर टाइम में ज्यादा इवेपोरेशन होता है एंड विंटर में कम इवेपोरेशन होता है। मॉइस्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वेजिटेशन बिकॉज वाटर इज एसेंशियल फॉर वेरिएशन। ऑब्वियसली वेजिटेशन के लिए मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना वाटर के तो कोई प्लांट वेजिटेशन ग्रो कर ही नहीं सकता है। तो मॉइस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट। ठीक है, एज वेल एज सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के लिए भी मॉइस्चर की जरूरत है। तो कैसे ये मॉइस्चर एज ए फैक्टर काम करता है प्लांट एंड वेजिटेशन के ऊपर, वो अब हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉइस्चर इन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट।
Water form about 90 to 95 percentage constituent part of the cell wall and 80 percentage part of the protoplasm, which is the physical basis of all life. ठीक है, तो जो सेल है प्लांट एंड वेजिटेशन इसके बॉडी में, उसके अंदर 90 से 95% वाटर कंटेन है एंड प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर 80% पार्ट है वाटर. तो ये मेन फिजिकल बेसिस है एवरी लाइफ के लिए. वाटर के बिना कोई भी लाइफ नहीं चल सकता है. वाटर ऑकर इन ऑल सेल वैक्यूल्स एज सेल सैप एंड ऑन इट डिपेंड the turgidity of the cell which in turn govern the growth of plant. तो प्लांट के ग्रोथ के लिए सेल का जो सब डिपेंडेंसी है, सेल का जो काम होता है, उस सब चीज के लिए वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ओवरऑल प्लांट के ग्रोथ के लिए वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द ओनली मीडियम फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल मिनरल. तो सॉइल में जो सब मिनरल वगैरह रहता है वो वाटर की वजह से ही एब्जॉर्ब होके रह पाता है. तो सॉइल मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए ये एक वन एंड ओनली मीडियम है. ठीक है, प्लांट के अंदर. तो प्लांट जब सॉइल से वाटर लेता है अपने फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, तो उसके साथ साथ वाटर के साथ साथ सॉइल मिनरल भी उसके अंदर आता है. तो ये एक ओनली मीडियम है. इट इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. हमने पहले कहा था सनलाइट इंपॉर्टेंट है एंड वाटर इंपॉर्टेंट है एंड एयर इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए. इट इज रिक्वायर्ड फॉर translocation of manufactured food as well as for all chemical reaction taking place in plant body. तो जो सब फूड बनाने का काम होता है प्लांट बॉडी में, उसके लिए ये वाटर मॉइस्चर ये इंपॉर्टेंट है. केमिकल जो सब रिएक्शन होता है प्लांट बॉडी में, उसके लिए भी ये वाटर इंपॉर्टेंट है. इट इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन which cannot take place in its absence. तो respiration के लिए भी water बहुत ज़्यादा important है. Without water respiration हो नहीं सकता है. ठीक है, It is also necessary for transpiration. Obviously transpiration के लिए भी ये necessary है, which prevent excessive heating in the plant. तो प्लांट में excessive heat अगर ना आ जाए तो उसको prevent करता है वाटर. अगर ज्यादा वाटर रहता है तो excessive heated नहीं होता है प्लांट. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस मूवमेंट ऑफ प्लांट. तो प्लांट का जो सब मूवमेंट होता है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है. सीड जर्मिनेशन उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है. वायबिलिटी ऑफ सीड उसके लिए इंपॉर्टेंट है. वाटर कॉजेस कूलिंग ऑफ प्लांट. प्लांट को कूल रखता है वाटर एंड एनिमल बॉडी दोनों को ही, प्लांट एंड एनिमल दोनों को ही, थ्रू स्वेटिंग इन एनिमल एंड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट. एनिमल स्वेटिंग के द्वारा कूल रहता है एंड प्लांट ट्रांसपिरेशन के द्वारा कूल रहता है बिकॉज ऑफ वाटर. तो ये है मेन इंपॉर्टेंस ऑफ मॉइस्चर कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, प्लांट एंड एनिमल सभी के लिए. तो वाटर का मेन कंटेंट है सभी जो लाइफ है उसके अंदर 90 to 95% एंड वाटर के द्वारा ही प्लांट ग्रोथ करता है. जो सॉइल मिनरल जो है वाटर के द्वारा ही प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब होता है. फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर जरूरी है. फूड बनाने का जो प्रोसेस है एंड केमिकल रिएक्शन इन सब के लिए वाटर जरूरी है. रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन विदाउट वाटर नहीं हो सकता है. सीड जर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जो कूलिंग फैक्टर्स है एनिमल एंड प्लांट दोनों के बॉडी में, उसके लिए भी वाटर जरूरी है. नेक्स्ट क्या है, स्नो एंड आइस. तो स्नो एंड आइस भी मॉइस्चर का एक फॉर्म है. हमने पहले कहा था जो इवेपोरेशन होने के बाद जो वेपर जो है एटमॉस्फेयर में जाता है यानी वो कंडेंस होके वाटर बनता है, स्नो बनता है, हेल बनता है, कुछ भी फॉर्म में वो क्लाउड से ग्राउंड में आता है. तो वाटर का जो सब इंपॉर्टेंस है वो हमने अभी देखा. स्नो एंड आइस का इंपॉर्टेंस क्या क्या है एंड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है स्नो एंड आइस का, वो क्या क्या है. ड्यूरिंग अर्ली ग्रोथ स्नो में प्रोटेक्ट फॉरेस्ट प्लांट अगेंस्ट एक्सेसिव कोल्ड. तो अर्ली ग्रोथिंग टाइम में क्या होता है, जब उस प्लांट के ऊपर स्नो कवर होके रहता है तो उसके बाद अगर एक्सेसिव कोल्ड आ जाए तो उससे वो स्नो उस प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि एक्सेसिव कोल्डनेस जो बाहर आएगा वो स्नो के जो कवर होके रह रहा है प्लांट के ऊपर, उसकी वजह से प्लांट के अंदर नहीं जा पाएगा. अ हेवी स्नोफॉल एंड द फॉर्मेशन ऑफ आइस में ब्रेक द ब्रांचेस. तो अगर बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है एंड आइस बहुत ज्यादा फॉर्म करता है तो ट्री का जो ब्रांचेस है वो ब्रेक हो सकता है एंड ग्राउंड में गिर भी सकता है. फॉरेस्ट्री आर ऑल्सो डैमेज्ड बाई हेल. हेल के द्वारा भी फॉरेस्ट्री डैमेज होता है, विच में इंज्योर्ड नॉट ओनली द सॉफ्ट शॉट. सॉफ्ट शॉट मतलब क्या है,
जो अभी जो उसका अंकुर निकला है, ऐसा जो जर्मिनेट हुआ है, ऐसा सीड तो अभी बहुत ज्यादा नरम है, तो उसको वो जो सॉफ्ट जो प्लांट है वो हेल के द्वारा डैमेज हो सकता है। बट ऑल्सो द बार्क ऑफ स्पीसीज विथ अ स्मूथ सरफेस, तो स्पीसीज का एंड ट्री का जो बार्क है वो भी यहाँ पे डैमेज हो सकता है। डैमेज इज ग्रेटेस्ट इन डेंसली ग्रोन यंग वुड, तो डेंसली ग्रोन जो फॉरेस्ट एरिया होता है, कॉनिफर फॉरेस्ट एरिया होता है, ब्रॉडलीफ ट्री होता है, उस जगह पे ज्यादा करके डैमेज होता है। विद द ड्राई लीफ स्टिल स्टिक टू द ब्रांचेस, एंड उसका जो ड्राई लीव होता है वो ब्रांच के साथ अभी भी स्टिक करके रहता है एंड वो कभी भी गिर सकता है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा डैमेज मतलब डेंजर होता है यहाँ पे। तो स्नो एंड आइस का इंपॉर्टेंस क्या क्या है? एक ही इसका गुड इफेक्ट जो है वो है अर्ली ग्रोथिंग टाइम में स्नो कवर करके रहता है एंड प्लांट एक्सेसिव कोल्ड से इसको प्रोटेक्ट करता है। एंड अगर ज्यादा स्नोफॉल होता है तो ब्रांचेस वगैरह ब्रेक हो सकता है। हेल का भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट है। जो सॉफ्ट जो शूट है एंड मतलब अभी अभी अंकुर निकला है ऐसे सीड से, वो सब जो प्लांट है वो यहाँ पे डैमेज हो सकता है। एंड कॉनिफर, ब्रॉडलीफ ट्री, ये सब ज्यादा करके डैमेज होता है। नेक्स्ट हम आते हैं विंड। तो आज हम क्या क्या डिस्कस कर रहे थे? एक है मॉइस्चर और एक है विंड। तो मॉइस्चर के बारे में हमने डिस्कस किया अभी। अब आते हैं विंड में। विंड हैज ए ग्रेट इन्फ्लुएंस नॉट ओनली ऑन द फॉर्म ऑफ ट्रीज बट ऑल्सो ऑन देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ट्री फॉर्म के लिए विंड, एयर इसकी तो जरूरत है ही, एंड इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी विंड की जरूरत है। इट हैज फेवरेबल एज वेल एज हार्मफुल इफेक्ट। तो इसका गुड इफेक्ट भी है एंड बैड इफेक्ट भी है। तो पहले हम देखते हैं गुड इफेक्ट। जो फेवरेबल इफेक्ट है वो क्या क्या है? विंड ब्रिंग फ्रेश सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द फॉलिएज ऑफ ट्रीज एंड दस हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो एयर जरूरी है, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस है उसकी जरूरत है, तो विंड उसको सप्लाई करता है एंड ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। विंड हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर। तो फ्लावर के लिए भी ये हेल्प करता है। विंड हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड ऑफ मेनी फॉरेस्ट ट्री, होलोप्टेलिया, बॉम्बैक्स एंड टोना। जो सब सीड डिस्पर्सल के लिए ये हेल्प करता है, मतलब ये सब ट्री का जो सीड है विंड के द्वारा एक जगह से और एक जगह पे जाते हैं एंड उस जगह पे ग्रो करता है। तो सीड डिस्पर्सल के लिए विंड इंपॉर्टेंट है। तो ये गया फेवरेबल इफेक्ट। फेवरेबल इफेक्ट के अंदर मेनली दो ही है, कार्बन डाइऑक्साइड के सप्लाई करना एंड सीड डिस्पर्सल। नेक्स्ट हम आते हैं हार्मफुल इफेक्ट। तो हार्मफुल इफेक्ट में ज्यादा करके है विंड का हार्मफुल इफेक्ट। एक है डायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट। डायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ विंड, द ट्री इन द ओपन, इन द प्लेन एंड ऑन द रीज, ऑन द हिल आर शॉर्ट स्टेटर्स एंड हैव प्रोनाउंस टेपर इन देयर बोल। तो विंड का जो प्रेशर है उसके वजह से जो प्लेन एरिया एंड हिल एरिया, रिज एरिया, सभी एरिया में जो सब ट्री ग्रो करता है वो यहाँ पे अफेक्टेड होता है। ट्रीज ऑफन गेट बेंट इफ विंड ब्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। विंड अगर एक साइड से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बहेगा तो यहाँ पे जो सब ट्री रहेगा वो धीरे धीरे ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक साइड से ही विंड हमेशा वन डायरेक्शन में बह रहा है, तो इसके इफेक्ट के द्वारा ट्री धीरे धीरे बेंड हो जाएगा। ट्री आर ऑफन अपरूटेड और देयर स्टेम और ब्रांचेस गेट डैमेज। तो ट्री इसकी वजह से गिर भी सकता है, इसका ब्रांचेस टूट भी सकता है। नेक्स्ट क्या है? द ब्रांचेस ऑन द विंडवर्ड साइड गेट ऑफन किल्ड एंड दे रिमेन ओनली ऑन द लीवर्ड साइड। तो ब्रांचेस कभी कभी क्या होता है विंडवर्ड साइड में, मतलब जिस साइड से विंड जो है फ्लो कर रहा है, विंड के तरफ का जो साइड है उस जगह का जो ब्रांचेस है समटाइम पूरा डैमेज हो जाता है। एंड लीवर्ड साइड मतलब जिस साइड से विंड बह नहीं रहा है, विंड का ऑपोजिट साइड, तो उस साइड में ही ब्रांचेस रहता है। विंडवर्ड साइड में ब्रांचेस मतलब पूरा डैमेज हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है। ये एक बहुत एडवर्स इफेक्ट है। द बोल ऑफ द ट्री ऑफन बिकम एलिप्टिक इंस्टेड ऑफ बीइंग सर्कुलर विथ लार्जर डायमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग विंड। तो विंड के डायरेक्शन की वजह से बोल ऑफ द ट्री भी अलग टाइप का होता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड टिम्बर ऑफन गेट्स रैप्चर्ड। तो स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से टिम्बर भी यहाँ पे डैमेज हो सकता है। तो ये गया डायरेक्ट इफेक्ट। एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या क्या है? विंड फैंस अप फॉरेस्ट फायर देयर बाय इंक्रीजिंग द फायर डैमेज। तो फॉरेस्ट में अगर फायर लग जाता है तो विंड की वजह से वो फायर और भी फैलता है, ठीक है। तो फैंस अप इसको और भी प्रोमोट करता है विंड। विंड अफेक्ट द ट्री
through its influence on humidity and dry wind increases transpiration. तो wind का विंड की वजह से, अगर विंड के अंदर ह्यूमिडिटी एंड ज्यादा करके रहेगा तो उसके द्वारा ये इन्फ्लुएंस होगा. अगर ड्राई विंड होगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा. विंड ऑल्सो इंक्रीजेस इवेपोरेशन फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से जो इवेपोरेशन होता है उसके लिए भी विंड जो है इंपॉर्टेंट है. इन ड्राई एरिया विंड कॉजेस विंड इरोशन. तो ड्राई एरिया में विंड की वजह से विंड इरोशन भी होता है. इट रिमूव द टॉप फर्टाइल सॉइल और डिपोजिट सैंड ऑन फर्टाइल फील्ड. तो कोई एक फर्टाइल फील्ड एरिया से अगर बहुत ज्यादा उस जगह से बहेगा तो फर्टाइल सॉइल एरिया से ऊपर का जो फर्टाइल सॉइल है वो डिस्पोज हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएगा. उसकी वजह से वो जगह बिल्कुल खराब हो जाएगा एंड अच्छे से वेजिटेशन वहां पे ग्रो नहीं कर पाएगा. तो ये गया विंड का इम्पैक्ट. तो विंड का फेवरेबल इम्पैक्ट भी है एंड हार्मफुल इम्पैक्ट भी है. हार्मफुल इम्पैक्ट ही ज्यादा है. डायरेक्ट हार्मफुल इम्पैक्ट मेनली विंड की वजह से जहां जहां पे ट्री है उसका ब्रांचेस गिर सकता है, पूरा ट्री गिर सकता है एंड विंड वर्ड साइड का जो ब्रांचेस है वो पूरा डैमेज हो सकता है. एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट में भी बहुत सारे इफेक्ट है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर को ये प्रोमोट करता है. ट्रांसपिरेशन अलग अलग टाइप का होता है. अगर ड्राई विंड होता है एंड वेट विंड होता है तो विंड की वजह से सॉइल से इवेपोरेशन भी होता है, विंड इरोशन भी होता है. कोई एक फील्ड एरिया में अगर फर्टाइल सॉइल होता है तो वो भी विंड के द्वारा बह के एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है. तो ये गया मॉइस्चर एंड विंड आज का जो मेन टॉपिक है. तो मॉइस्चर मेनली एटमॉस्फेयर में रहता है एंड सॉइल में रहता है एंड दोनों जगह से ही मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट एंड वेजिटेशन ये ग्रो करने के लिए. विंड का भी बहुत सारा इफेक्ट है. विंड मतलब एयर, एयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है उससे ही प्लांट ग्रो करता है एंड उसका जो फूड वगैरह है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो चलता है एंड इसका बहुत सारा हार्मफुल एंड नेगेटिव इफेक्ट भी है. तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आ गया है. तो 3 पार्ट में हमने क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है वो डिस्कस किया. नेक्स्ट वीडियो से हम और जो सब फैक्टर्स है वो डिस्कस करेंगे. तो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी. मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.